अप्रूवल होगा, कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हम लोग तो रीजनल सेंट्रल लेवल पे बराबर प्रयास करते रहते हैं, इस टाइप का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज भी करते रहते हैं, लेकिन स्टूडेंट को सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट को लेके हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। और बाद में हम अपने स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी लेंगे। हमारे साथ कुछ अध्ययन केंद्रों के कोऑर्डिनेटर भी जुड़े हैं, एक काउंसलर भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। हमारे क्षेत्रीय केंद्र की डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रीना कुमारी, डॉक्टर अनामिका सिन्हा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉक्टर निश्चित नागर, उनका भी स्वागत करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, अभी देखिए हम लोग, मैं कह रहा था काफी सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ गए, अब हम 61 के फिगर पे पहुंच गए, हमें उम्मीद है कि 70-75 तक हो जाएगा। तो स्टूडेंट की भी समस्याओं का हम समाधान करेंगे और उनका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैडम अनुप्रिया पांडे को हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। हमारे मैडम का ये कि ये अपने सब्जेक्ट की तो विद्वान नहीं है, सब्जेक्ट आपका कॉमर्स है, उसकी तो विद्वान नहीं है, साथ साथ आपकी वाणी भी बहुत मधुर है। हमारे विश्वविद्यालय के जो मेन फंक्शंस होते हैं, जैसे कन्वोकेशन है, या हमारे एजुकेशन मिनिस्टर या कोई दूसरे मिनिस्टर, गवर्नर्स, बहुत सारे बीच में हम लोगों ने सीरीज ऑफ लेक्चर्स कराए थे, तो उसमें बड़े बड़े लोग आते थे, तो मैडम ही उन प्रोग्राम्स की एंकरिंग करती थी। आप में एक अच्छाई ये है कि आप हिंदी में भी कर लेती है, इंग्लिश में भी कर लेती है। नॉर्मली ये है कि हिंदी वाला हिंदी में करता है, इंग्लिश वाला इंग्लिश में करता है। तो बहुत बार हम लोगों ने सुना, और मैंने ये भी देखा कि मिनिस्टर्स ने भी अपने प्रोग्राम के दौरान जब उनको बोलने का मौका आया, तो उन्होंने मैडम को प्रेज भी किया कि आपने बहुत अच्छे से एंकरिंग की। तो अब हम लोग ज्यादा समय ना खराब किए हुए मैडम की बातों को सुनेंगे। रीना जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के हमारे इस कार्यक्रम की कीनोट स्पीकर प्रोफेसर अनुप्रिया पांडे मैम, जो कि अपने कॉमर्स की फील्ड में किसी परिचय की आवश्यकता आपको नहीं है, आपका एक लंबा समय अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में व्यतीत हो चुका है। आप अपना बहुत सारा रिसर्च पेपर नेशनल इंटरनेशनल रिप्यूट के जर्नल्स में प्रकाशित कर चुकी हैं, और साथ ही जैसा कि सर ने बताया कि आप केवल टीचिंग लर्निंग ही नहीं, अपितु आप एक बेहतर एंकरिंग के लिए भी जानी जाती है। इग्नू के अंतर्गत आपने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर इग्नू में हमारे नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स को एंकर किया, उन्हें कोऑर्डिनेट किया है। वास्तव में आपको अप्रिशिएट किया गया है। मैम, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। अब इस सेशन में आपको हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। दो वो बातों का आभार मेरी तरफ से भी। एक तो आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, बुलाया कि मैं अपने स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर्स जो पार्टनर्स हैं हमारे, वैल्यूड, वेरी वैल्यूड, आई एम्फेसाइज, उनसे और स्टूडेंट्स के साथ में रूबरू हो सकूं। और दूसरा, आपने जो इतने अच्छे शब्द मेरे लिए बोले, आई डोंट नो वेदर आई डिजर्व ऑल दोस और नॉट, बट थैंक यू वेरी मच फॉर द जनरस एंड लवली वर्ड्स। थैंक यू। एक तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ कि जो आरसी लखनऊ ने अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ डॉक्टर अनिल मिश्रा, सीनियर रीजनल डायरेक्टर लखनऊ आरसी, ये इनिशिएटिव लिया है या शुरू किया है कि हम स्टूडेंट्स और स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर्स दोनों से बात कर सके कि एंटायर एमकॉम प्रोग्राम ये है क्या, कैसे इसको जाना है, और स्पेशली जो आजकल एक ना प्रेसिंग इश्यूज आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है MCOP 01, उसके साथ हमें कैसे डील करना, उसको हमें कैसे करना है, तो हम उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के बारे में सभी लोग जानते हैं कि जो मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम है ये 2 years का है, राइट। इसके कोर्सेज के बारे में भी जानकारी है, इसकी प्रॉपर प्रोग्राम गाइड बनी हुई है, वो अब अपने वेबसाइट पे अपलोडेड भी है। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं सजेस्ट करती हूँ, प्लीज़ रीडिंग हैबिट डेवलप करिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, ये इतनी मेहनत से प्रोग्राम गाइड्स हों या प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस हों, ये आपके लिए ही तैयार की जाती हैं, आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही इन्हें तैयार किया जाता है, ठीक है, और इसमें काफ़ी एफर्ट लगता है। तो इसको प्लीज़ पढ़िए, ठीक है। पढ़ने से आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होगी, और बहुत सारी चीज़ों के लिए जिसके लिए आप नाहक ही परेशान होते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, वो भी आपके एफर्ट्स बच जाएंगे, वो भी आप उसको भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो प्लीज़ डेवलप रीडिंग हैबिट। और जो है जो सेंटर कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो सिंस दे आर गिविंग देयर इम्पोर्टेंट टाइम टू आवर स्टूडेंट्स, उनको मैं थैंक यू तो कर ही रही हूँ, साथ में उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि स्टूडेंट्स को एज मच एज पॉसिबल रीड करने की हैबिट डेवलप करें। अगर वो आपसे कुछ पूछते हैं, वहाँ प्रोग्राम गाइड आपके पास होती होगी, और नहीं तो ऑनलाइन अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पे, आप उनसे कहें कि उसको स्वयं पढ़ें, और पढ़ने के बाद अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स हैं, देन दे शुड आस्क वर्बली, अदरवाइज दे शुड
learn to read first, right? Now coming on to the project work which is MCOP 001, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये प्रोजेक्ट वर्क है क्यों, इसका क्या रेलेवेंस है इस प्रोग्राम में, है ना। बहुत से स्टूडेंट्स को शायद ये पता भी नहीं चल रहा होगा कि ये प्रोग्राम है क्यों या इसका रेलेवेंस क्या है। ऑलराइट, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? यस मैम। ओके, सो रेलेवेंस ये है, सबसे पहले तो बता दूं कि जो हमारा कोर्स है MCOP 001, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कोर्सेज, है ना। 2 कोर्सेज का कॉम्बिनेशन है। एक तो MCO 03 रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है, और दूसरा एनी एरिया ऑफ इंटरेस्ट या एनी सब्जेक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट। आप अपने इस MCOM प्रोग्राम के दौरान जो है जितने भी कोर्सेज पढ़ रहे हैं उनमें से एक कोई भी अपनी पसंद का कोर्स, से फॉर एग्जांपल बी इट मार्केटिंग, बी इट फाइनेंस, बी इट ह्यूमन रिसोर्स और एनी एरिया, इंटरनेशनल बिजनेस, कोई भी अपना एरिया पकड़िए जो आपको जिसमें इंटरेस्ट आता हो। और दूसरा एक सब्जेक्ट देखिए विच इज MCO 03, दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है। उन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। तो एक तरीके से कहते हैं कि जो भी थियोरेटिकल पार्ट्स आपने अपने कोर्सेज में पढ़े हैं उनका प्रैक्टिकली आप कैसे यूज कर पाएंगे, यही देने की ट्रेनिंग करने के लिए कोर्स डेवलप किया गया था MCOP 001, राइट। मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि जो रिसर्च मेथोडोलॉजी पार्ट है वो रिसर्च क्या है, रिसर्च कैसे की जाती है, उसमें कैसे वेंचर करना है, कैसे रिसर्च रिपोर्ट तैयार करनी है, इन सारी बातों का अध्ययन हम उस पर्टिकुलर कोर्स में करते हैं MCO 03 विच इज रिसर्च मेथोडोलॉजी, राइट। अब हम रिसर्च हमेशा किसी ना किसी टॉपिक पे कर रहे होते हैं ना, बहुत सारी, जैसे आप अपने नॉर्मल लाइफ भी जब आप लीड कर रहे हैं और वाइल यू नो टेकिंग अप योर एजुकेशन प्रोग्राम्स, आप पढ़ भी रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ रही होती हैं, या बहुत सारे कभी कभी आपके ऐसे क्यूरियस या इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके सामने पॉप अप कर सकते हैं जिसका आंसर आप जानना चाहेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो ऐसी बहुत सारी एरियाज, इमर्जिंग इश्यूज और चैलेंजेस आप न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं। रोजमर्रा में जब आप बात कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, ठीक है, तो उनसे जो भी एक इश्यूज आपके सामने निकल के आता है उन इश्यूज की डिटेल में स्टडी, ठीक है, और एक छोटा सा काइंड ऑफ रिसर्च जो आपको अपने आप में पहले क्लैरिटी दे कि जो आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, और फिर वो रिसर्च रिपोर्ट के फॉर्म पे जब आप उसको प्रेजेंट करते हैं, जब आप उसको भेजते हैं, मैंने कहा ना कि ये एक काइंड ऑफ मिनिएचर थिंग है, उसमें भी आप सजेशंस दे रहे हैं। चैलेंजेस आपने आइडेंटिफाई किए, इश्यूज आपने आइडेंटिफाई किए, रिसर्च मेथोडोलॉजी के ज्ञान के द्वारा आपने उसको सिस्टमेटिक स्टडी किया, स्टडी करने के बाद आपने उसको प्रेजेंट किया, और उस प्रेजेंटेशन में आपने क्या किया कि उसमें कुछ आपने कंक्लूजन्स ड्रॉ किए और कुछ इन्फ्लुएंसेस भी निकाले या कुछ आपने सजेशंस दिए, ठीक है। वो अभी MCOM लेवल पे वो मिनिएचर स्केल का है, छोटा स्केल का है, लेकिन कल को अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, या तो आप एजुकेशन में ही PhD करना चाहते हैं, दैट इज गिविंग यू अ पाथवे, तो उस वक्त भी आपको ये काम आ रहा है। उसके साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे MCOM के बाद जॉब करते हैं, और आजकल अगर आप देखेंगे कि तो बहुत सारी जॉब जो हैं वो निकल के आ रही हैं आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज में भी। कॉमर्स के जो बच्चे हैं उन सबको पता होगा कि research and development is very important for any kind of enterprise, whether it is for profit enterprise or not for profit enterprise. तो R&D के बिना तो कुछ काम चलता नहीं है। तो जो enterprises afford कर पाती हैं उनके पास अपना एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन होता है, पर जो बहुत सारी जो है कंपनीज जो है वो अफोर्ड भी नहीं कर पाती हैं, और दे डोंट इवन वांट टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो वो क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं ऐसी कंपनीज को जिनका काम ही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। R&D कंपनीज होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मैं आपको नाम दे करके रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, स्टूडेंट्स सर्च भी कर सकते हैं। तो उसमें ये कोर्स में अगर आपने अच्छे से मेहनत से मन लगा के और खुद से, है ना, दूसरों से लिखवा के नहीं, खुद से अगर आपने इस काम को किया तो आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो बढ़ते हैं, क्योंकि यू डेवलप द काइंड ऑफ स्किल एंड एबिलिटी to conduct market researches or researches. So that is why this course is important for you. So इसको सबसे पहला सजेशन तो मेरा यही है कि आप इसको खुद से करें,
अभी एमकॉम लेवल पे हमारी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं होती है कि आप बिल्कुल मास्टर कर जाएं. यू आर नॉट established researcher yet, you are just learning to conduct a research and prepare a study report, and we consider that, right? लेकिन आप वो efforts खुद करें, ठीक है. अब जैसे कि आप सबको पता होगा कि ये जो कोर्स है MCOP 01 which is project work, this falls in the 4th semester of the program, है ना. ये तो 4th semester में आता है. लेकिन मैंने इस पे फेसबुक सेशन भी लिया था, डिपार्टमेंट के और भी हमारे प्रोफेसर्स थे उसमें, और उसमें मैंने ये सजेस्ट किया था कि ऑल्दो ये कोर्स 4th सेमेस्टर में आता है, बट आप इस पे काम करना जो है वो थर्ड सेमेस्टर से ही शुरू कर दें. अगर आपको अपना जो प्रोग्राम है टाइमली सक्सेसफुली कंप्लीट करना है, तो आप प्लीज 3rd सेमेस्टर ऑनवर्ड्स ही उस पे काम करना शुरू कर दीजिए. क्योंकि 3rd सेमेस्टर से आप काम करना शुरू करेंगे, आप पहले सिनॉप्सिस बनाएंगे, ठीक है. पहले तो आप आइडिया लेके आएंगे, ऑलराइट, आइडिया लेके आएंगे, फिर आप उस पर कुछ पढ़ेंगे, इधर उधर से ढूंढने की कोशिश करेंगे. आई एम कमिंग टू दैट कि कैसे आप उस पर करेंगे, कैसे आप सिनॉप्सिस बनाएंगे, कैसे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे. मैं उस पर धीरे धीरे आ रही हूँ. तो पहले तो आप एक आइडिया लेके आएंगे, और आइडिया इज नॉट इनफ. उस आइडिया को नेविगेट कराने के लिए आपको एक पथ प्रदर्शक की जरूरत होगी, ठीक है. आपको एक मेंटोर की जरूरत होगी, गाइड की जरूरत होगी. तो आपको वो गाइड सिलेक्ट करना है. गाइड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गाइडलाइंस में दी हुई है. आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो भी फॉल करता है उसको अपनी मर्जी से गाइड चुन सकते हैं. स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर्स जो हैं हमारे फ्रेंड्स, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट यही है कि स्टूडेंट्स खुद अगर चुन पा रहे हैं बहुत अच्छा, अदरवाइज अपने लेवल पे अगर आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, तो यू मे ऑल्सो सजेस्ट और रेकमेंड. मेनी टाइम्स in Delhi, students are coming and telling that we are facing difficulty in finding a guide. वो नहीं मिल रहा मैम, क्या करें. तो उस केस में हम लोग अपने जो भी जानकार होते हैं, जो लोग होते हैं, कुछ अगर भटके हुए स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो उनको उनके नंबर्स वगैरह जो हम शेयर कर देते हैं उनके साथ. तो अगर हमारा स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर प्लीज इस मामले में हेल्प कर पाए हमारे स्टूडेंट्स की, तो दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प टू आवर स्टूडेंट्स एंड हेल्प टू द नेशन एज वेल. बिकॉज आपको पता ही है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है, we are working for the society at large. ये जन जन का विश्वविद्यालय है, तो इसमें अगर किसी तरीके का कंट्रीब्यूशन आप करते हैं, तो ये आपकी तरफ से अपना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप उसको निभा रहे हैं. सो यू कैन हेल्प इन दैट. तो आपने पहले गाइड को चुन लिया. गाइड को चुनने के बाद देन यू प्रिपेयर सिनॉप्सिस. वंस द सिनॉप्सिस इज प्रिपेयर, और सिर्फ चुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, गाइड और सिनॉप्सिस का अप्रूवल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि आरसी इज टेकिंग केयर ऑफ दैट. तो आप अपना गाइड लेकर के उनके साथ बैठ करके डिस्कस करिए. डिस्कस करने के बाद आप सिनॉप्सिस प्रिपेयर करते हैं. वो सिनॉप्सिस आप आरसी, अपने जो कंसर्न्ड आरसीज हैं उनमें सबमिट करते हैं. एक बार आरसीज में आपका जब सिनॉप्सिस इवैल्यूएट हो जाता है, देन इट इज सेंट बैक टू यू टेलिंग दैट यू कैन फर्दर वर्क ऑन, कि आप जो करना चाह रहे हैं वो सही दिशा में है. वो इवैल्यूएट करके भेजा जाता है, और फिर आप उसी दिशा में अपना काम फर्दर बढ़ा सकते हैं. या अगर कुछ उस सिनॉप्सिस में प्रॉब्लम्स होती है, तो सजेशंस के साथ उस सिनॉप्सिस को आपको वापस भेजा जाता है, और उन सजेशंस में काम करते हुए आप फिर से एक बार सिनॉप्सिस इवैल्यूएशन के लिए देते हैं. एंड वंस इट इज अप्रूव्ड, you work on the project, you write your report and submit it where? To the project section of student evaluation division IGNOU headquarters, right? आप वहां भेजते हैं. उसके बाद ये इवैल्यूएशन के लिए जाता है एक्सपर्ट्स के लिए. हमारे पास बहुत सारे पैनल्ड एक्सपर्ट्स हैं जो इसको इवैल्यूएट करते हैं, और वंस द इवैल्यूएशन इज डन, आपका मार्क्स जो है उसके सब्जेक्ट के अपलोड हो जाते हैं, एंड योर पार्ट इज ओवर. सो दिस वाज द ओवरऑल जिस्ट ऑफ हाउ दिस कोर्स गोज. अब हम लोग वन बाय वन ये देख लेते हैं कि इस कोर्स में सिनॉप्सिस जैसे वो कैसे प्रिपेयर करना है हमें, ठीक है, और फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमें कैसे बनाना है. ऑलराइट, so just give me one moment please, sorry for the interruption. बोलिए. बाद में बात करेंगे. all right, now coming to selection of topic, ठीक है. जैसे मैंने कहा, किसी भी एरिया में, मैं ये स्टूडेंट्स के लिए ये बताना चाह रही हूँ, सॉरी स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर्स को भी मुझे बेयर करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बेसिक लेवल से मैं शुरू कर रही हूँ, कंसीडरिंग दैट स्टूडेंट्स आर आल्सो विद अस. सो आई एम टेकिंग द एडवांटेज एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म. तो टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए भी, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, वेल एनफ.
आप चूंकि कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो अपडेटेड रहना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपडेटेड नहीं रह रहे हैं इसका मतलब है कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हैं, बिकॉज यू नो the entire if you see the business scenario, the market, it is very dynamic in nature. ये हर वक्त उसमें कुछ कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो अगर वो चेंजेस हो रहे हैं तो आपको भी उस चेंजेस के बारे में अपडेट रहना है अगर आप कॉमर्स के स्कॉलर हैं, स्टूडेंट्स हैं तो। और उस चेंज के लिए या उसके लिए अपडेटेड रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं एंड आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ठीक है। उन सबको पढ़ने के बाद मे भी कोई थॉट्स आपके सामने आते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, आप इसको हार्ड एंड फास्ट मत लीजिएगा। से फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर बात करूँ, आपने रिसेंट एडवर्टीजमेंट देखा है, ठीक है, और वो एडवर्टीजमेंट या तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा या तो आपको बहुत बोरिंग लगा। अब आप जानना चाहते हैं कि उस एडवर्टीजमेंट का, ठीक है, उस कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ रहा है। यानी कि जिस भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। क्या इससे सेल्स वॉल्यूम उनकी बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है, तो क्या सिर्फ यही एक कारण है कि और भी कोई कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इसकी आप जानकारी लेना चाहते हैं, या अगर आप देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर कंपनी जो है वो डिक्लाइन की ओर जा रही है, अचानक से एक ट्रेंड आ रहा है कि उस कंपनीज में, उन तरीके की कंपनीज में, उस पूरी इंडस्ट्री की जो फर्म्स हैं उसमें डिक्लाइन ट्रेंड आ रहा है। तो अगर डिक्लाइन ट्रेंड आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था। आपने इस तरीके से अपने टॉपिक का सिलेक्शन कर लिया। टॉपिक का सिलेक्शन करने के बाद देन आइडियली एक बार जब आपने टॉपिक का सिलेक्शन कर लिया, देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर द गाइड कि से फॉर एग्जांपल आपका मार्केटिंग का, जैसे मैंने एग्जांपल लिया वो मार्केटिंग का था, ठीक है। तो मार्केटिंग के एरिया में एक्सपर्टाइज किसका है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी एक्सपर्टीज जो है वो मार्केटिंग एरिया में है। आपके टीचर्स हो सकते हैं जिसमें आपने पहले से पढ़ाई करी हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी के टीचर्स हो सकते हैं, या आप देखेंगे अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि गाइडलाइन में दी हुई है तो उसमें जो 3 दी हुई है, सबसे पहले कि जो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के हेडक्वार्टर्स पे जितनी भी फैकल्टी मेंबर्स हैं कॉमर्स की, वो सारे आपके गाइड बन सकते हैं, ठीक है। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि एट अ टाइम इन जनरल सी 2 डिजिट 1000 में हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, 20,000 18,000 इस तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। तो सिर्फ यहाँ की फैकल्टी सारे स्टूडेंट्स को गाइड नहीं कर सकती है। ऐसे केसेस में हम ये उनको अलाउ करते हैं कि जितने भी अप्रूव्ड एकेडमिक काउंसलर्स हैं एमकॉम प्रोग्राम में, जिनकी 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है, दे कैन ऑल्सो गाइड द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। द स्टूडेंट्स के वो गाइड बन सकते हैं। आई रिपीट, ऑल द अप्रूव्ड एकेडमिक काउंसलर्स ऑफ द एमकॉम प्रोग्राम जिनका 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है वो उनके गाइड बन सकते हैं। उसके अलावा कोई भी कॉमर्स या मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटी लेवल की या कॉलेज लेवल की या कोई इंस्टीट्यूट जो कि ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कराता हो, ठीक है, उसकी जो फैकल्टी है वो 5 इयर्स का उनका टीचिंग एक्सपीरियंस है और रेलेवेंट एरिया में है, वो भी गाइड बन सकते हैं। उसके अलावा ये तो टीचर्स हो गए, उसके अलावा इवन द प्रोफेशनल्स वर्किंग इन द इंडस्ट्री, है ना, वो लोग भी आपके गाइड बन सकते हैं, प्रोवाइडेड वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे हो, जिनका 5 इयर्स से ऊपर का काम हो और जो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी स्ट्रक्चर है उसके समवेयर मिडिल लेवल में आते हो, ठीक है। तो उसको भी अपना गाइड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो आपके गाइड बन सकते हैं। कोई बैंकिंग प्रोफेशनल है, ठीक है, जो मैनेजरियल लेवल पे है, वो भी आपके गाइड बन सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी बात कौन कौन आपके गाइड बन सकते हैं। अगेन आई से एवरीथिंग इज रिटन इन द प्रोजेक्ट गाइडलाइन। स्टूडेंट्स प्लीज गो एंड सी, प्लीज गो एंड रीड एंड यू विल गेट एन आइडिया। इससे आपकी ही बहुत सारी मुसीबतें सॉल्व होंगी, आप अननेसेसरी इधर उधर नहीं भटकेंगे, राइट। उसके बाद आप सपोज आपने गाइड भी चुन लिया, आपने सिनॉप्सिस अपना तैयार किया, ठीक है, और फिर आप अपना सिनॉप्सिस तैयार करना शुरू करते हैं। सिनॉप्सिस तैयार करने के लिए भी कुछ गाइडलाइंस दी हुई है उस प्रोजेक्ट गाइडलाइन में। अगर आप देखेंगे सबसे पहला जो पार्ट होता है जो आपको लिखना है वो है इंट्रोडक्शन। आप उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि इससे फॉर एग्जांपल जो कॉस्मेटिक्स हैं, ठीक है, इनका जो मार्केट है धीरे धीरे उनका ऑनलाइन आजकल बहुत मार्केटिंग हो रही है इसकी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की, एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो आपने उसका एक इंट्रोडक्शन दिया कि क्या चल रहा है ट्रेंड दुनिया में, इंडिया में क्या चल रहा है, फिर आपके लोकल लेवल पे क्या चल रहा है, आपने एक ओवरऑल पिक्चर उसका पहले प्रेजेंट किया, ठीक है। फिर आप आते हैं रैशनेल ऑफ द स्टडी में कि आप क्यों स्टडी करना चाहते हैं,
इसको स्टडी करके आपको किस प्रकार की जानकारी मिलेगी, और जो जानकारी मिलेगी, ठीक है, अगेन सिंस वी आर कॉमर्स स्टूडेंट्स, वी टॉक इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स और बेनिफिट्स, ठीक है, हम फायदे या लाभ की बात करते हैं, ठीक है। तो लाभ की बात का मतलब क्या है कि ये जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, ये जो आपने छोटा सा अपना रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हो, करने जा रहे हो, उससे क्या फायदा होगा और किसको फायदा होगा, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ये खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत जान नहीं है आपके टॉपिक में, ठीक है। सो रैशनल आपको देना है, एंड देन यू हैव टू डू लिटरेचर रिव्यू। एज आई से, किसी भी तरीके की जब आप रिसर्च स्टडी करते हैं, इट सेज रिसर्च, दैट मीन्स you are trying to kind of trying to find a solution to some existing problem, maybe number one, और कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसकी चीरफाड़ करके आप एक नया इंफॉर्मेशन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि आप कुछ अपने मतलब आप कुछ इन्वेंशन नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्टडीज हैं उन्हीं के साथ, उन्हीं में से कुछ एस्पेक्ट लेकर के, जिसका गैप रह गया था, जो उस पहले की स्टडीज में कम हुआ, एकदम नहीं हुआ हम नहीं कह सकते, इस पे बाद में आएंगे, लेकिन जो कम हुआ, लैक ऑफ स्टडीज है, मे बी उस पे आप फोकस करके और फिर आप अपना एक रिसर्च करके कुछ योगदान देना चाहते हैं। तो उसके लिए लिटरेचर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट कैन कोरोबोरेट व्हाट यू आर गोइंग टू डू। जो आप करना चाह रहे हैं, आपको मैच करना है ना, कि सच में ऐसा दुनिया में हो रहा है क्या। कैसे मैच करेंगे? जब आप एग्जिस्टिंग लिटरेचर को स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर हो रहा है, ठीक है, तो कौन सा एस्पेक्ट था जो रह गया था, जिसपे लिटरेचर कम है, वो आपने ऐड कर दिया, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा, मान लो आपने कुछ और जानकारी कलेक्ट की, बाकी जगह पे जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसकी जानकारी से वो मैच नहीं कर रहा है, तो उसके दो रीजन हो सकते हैं ना। एक तो आपका जो दिशा निर्देश था वो गलत था, आपने जिस तरीके से उस स्टडी को कंडक्ट किया उसमें कुछ फ्लॉ था, या तो आपने सच में कुछ नया इजाद कर लिया है, ठीक है। सो अगेन यू हैव टू थिंक। आपको इसलिए मैं कहती हूँ कोरोबोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे मिलाना, उसका जो दिशा है वो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आप लिखते हैं उस सिनॉप्सिस में चौथे नंबर पर कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे आपके रिसर्च वर्क के, किन किन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए किन क्या क्या स्टडी करना चाहते हैं आप। से फॉर एग्जाम्पल, ये द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में बी टू आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स, ठीक है, ऑफ सच एंड सच। जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, किसी फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, या आप कुछ दो फैक्टर्स के बीच में कुछ रिलेशनशिप को स्टडी करना चाह रहे हैं कि उसमें रिलेशनशिप है कि नहीं, एडवर्टीजमेंट बढ़ने से क्या सेल्स बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, आप यही स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उन ऑब्जेक्टिव्स को आपको लिखना है, और उसके बाद आपको दिखाना है रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है, कि किस तरीके से आपका उद्देश्य निकल के आ गया कि आप ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं आपकी स्टडी को, कि आप ये पढ़ना चाहते हैं। Again, please remember, this is synopsis. That means it is just a kind of blueprint of what you are going to study, why you are going to study, and how you are going to study. ये blueprint है जो बता रहा है कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, भविष्य में करेंगे। तो आपको जो राइटिंग है, आप इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें, उसका जो टेंस होगा वो फ्यूचर टेंस होगा, राइट। प्लीज नोट दिस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ले आते हैं जो उनकी जो सिनॉप्सिस अटैच होके आती है प्रोजेक्ट्स में, कभी हमारे पास हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, तो उसमें ये भी एक प्रॉब्लम आती है कि बिगिनिंग में लिख देते हैं द स्टडी इट हैज बीन फाउंड इन द स्टडी। हाउ कैन यू टेल एट द इनिशियल स्टेज? यू कैन नॉट फाइंड आउट समथिंग एट द इनिशियल स्टेज। ये तो सिर्फ आपका सिनॉप्सिस है, ये तो सिर्फ आप अप्रूवल ले रहे हैं कि मैं इस दिशा में काम करूं कि नहीं करूं। तो आप कहना चाहेंगे an attempt will be made to find out. All right, are you understanding the difference? You have to write it in future tense. So then हमने चार चीजें डिस्कस की। इंट्रोडक्शन लिखना था, फिर रैशनल लिखना था, राइट, व्हाई डू यू वांट टू स्टडी, लिटरेचर पढ़ना है सो दैट यू कैन कोरोबोरेट, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, एग्जैक्टली क्वांटिफाई कर पा रहे हैं आप एग्जैक्टली क्या आप पढ़ना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली क्या जानकारी आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, और इससे क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है सोसाइटी में, राइट। एंड देन कम्स रिसर्च मेथोडोलॉजी, कि आपका, और ये सारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो पार्ट है, ये सब यू कैन लर्न फ्रॉम द कोर्स MCO 03 व्हिच इज रिसर्च मेथोडोलॉजी। एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज रिटन देयर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ वीडियोस भी अवेलेबल हमारे ई ज्ञान कोश पे हैं, नहीं तो हमारे स्वयं प्लेटफॉर्म पे भी वीडियोस हैं, और अगर जरूरत पड़ेगी, आपकी तरफ से डिमांड आती है, तो और वीडियोस भी इस पे अपलोड करके हम लोग भेजेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी पे, राइट, अपलोड कर देंगे।
तो रिसर्च डिजाइन आपकी क्या होगी? ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, केस स्टडी है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ये सारे टाइप्स ऑफ स्टडीज आपके उस कोर्स में MCO 3 में दिए गए हैं। उनको जब आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आपका जो रिसर्च डिजाइन है वो क्या होगा, किस तरीके का होगा, किस प्रकार का होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है, कॉजल है, ये क्या है आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, आप फिर वो आप इंफॉर्मेशन कहाँ से लेंगे? जो डेटा होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, उसका नेचर क्या होना चाहिए, क्वालिटेटिव डेटा होगा कि क्वांटिटेटिव डेटा होगा। ठीक है, उसका जो है सैंपल पॉपुलेशन क्या है, सैंपल साइज क्या है। इसमें मैं ये लेक्चर नहीं देने जा रही कि व्हाट इज पॉपुलेशन, व्हाट इज सैंपल साइज। अगेन आई से बहुत सारे हमारे वीडियोस इस पे अवेलेबल भी हैं, स्टडी मटेरियल आपके पास है MCO 03 रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसको आप पढ़ के रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये पूरा पार्ट, सिनॉप्सिस का ये पूरा पार्ट आप उसमें कवर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है implications of the study. Please remember you don't have to write the implication right away. ये सिनॉप्सिस है, इसमें आपको implications लिखने नहीं है, लेकिन क्या संभावित है, what is probable that you may mention. लेकिन आप ये मत लिख देना कि ये करने से अगर ये कंपनीज इसको फॉलो कर लेंगी इस इंफॉर्मेशन को तो उनको बहुत फायदा होगा। ठीक है, अभी आप ये नहीं, इस स्टेज पे लिख नहीं सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पे आप ये लिख सकते हैं कि इससे जो जानकारी मिलेगी, ठीक है, वो कंपनीज के काम आ सकती है या मे बी जो कंज्यूमर्स हैं उनको जागरूक करने के काम आ सकती है। सो दिस इज हाउ यू राइट द इम्प्लीकेशन इन सिनॉप्सिस। एंड देन लिमिटेशंस यहाँ पे भी आपको बहुत मिनिमल रखने हैं, इसलिए मिनिमल रखने हैं कि अनलेस यू एक्चुअली वेंचर इनटू इट, जब तक आप उसको खुद से करते नहीं है तब तक आपको पता नहीं चलता है कि उसकी क्या क्या खामियां या लिमिटेशंस आएंगी। ठीक है, लेकिन अगेन जब आपने लिटरेचर रिव्यू किया था और आपने उसमें से 2 या 3 एस्पेक्ट्स ऐसे पकड़े जिनकी स्टडी नहीं हुई है, लेकिन ऐसे बहुत सारे गैप्स हो सकते हैं, रिसर्च गैप्स हो सकते हैं, मे बी वेरी मेनी, मे बी थाउजेंड्स ऑफ देयर, but as an individual student you may not be able to address all those issues. You may have chosen 1 or 2, right? तो आप ये गैप दिखा सकते हैं कि मे बी अनदर इंपॉर्टेंट गैप वाज देयर, लेकिन मैं एज एन इंडिविजुअल रिसर्चर इसको यहाँ पर टेकअप नहीं कर पाऊंगा, मे बी सम अदर रिसर्चर कैन टेकअप। तो यही फ्यूचर डायरेक्शन भी देता है आपके फ्यूचर रिसर्चर्स को। ऑलराइट, तो ये लिमिटेशंस लिखने के बाद आपका सिनॉप्सिस कंप्लीट हो गया। सिनॉप्सिस कंप्लीट होने के बाद अपने जो गाइड हैं उनका बायोडेटा उनके सिग्नेचर के साथ, ठीक है। जो एक चीज और बता दूं कि जो ऐसे मान लो कि आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनसे आप उनकी सर्टिफिकेट डिग्री मत मांगने चले जाइएगा, स्टूडेंट्स को मैं कह रही हूँ, क्योंकि वो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश टीचर है, जिन वेबसाइट में जिनके नेम्स हैं, उनसे बस आप उनका सिग्नेचर, उनका बायोडेटा आप निकालिए या उनसे मांगिए, बस उनका सिग्नेचर किया होना चाहिए, उसमें सर्टिफिकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। ऑलराइट, एम आई क्लियर? ओके, सो दिस वाज सिनॉप्सिस। ये करने के बाद आपने उस सिनॉप्सिस को सबमिट कर देना है, कहां पर? अपने रीजनल सेंटर पर। ऑलराइट, अब आता है जब आपने एक बार सिनॉप्सिस पे काम कर लिया और करने के बाद, ठीक है, आपका इवैल्यूएशन में गया, इवैल्यूएशन के बाद वो आपको वापस किया जाएगा। इफ इट इज अप्रूव्ड, you have to start working on that. And if it is not approved for any reason, see the reason, start working on the reason and submit your synopsis again. That is why I say, even though the project falls under the semester 4th of the program, but you are advised to start working from 3rd semester onward. आप तब से ही काम करना शुरू कर दीजिए, you can save time. और उस जब आप लंबे समय तक इस पे काम करेंगे ना, तो आप सीख भी ज्यादा पाएंगे। कुछ अनफॉर्चुनेटली प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हमारे पास ऐसी आ रही हैं कि उनको देख के ऐसा लगता है कि मेजर चंक उसका कहीं कहीं से बस ऐसे ही शायद ले लिया गया है विदाउट मेकिंग मच एफर्ट्स। स्टूडेंट्स, आई एम advising you, I am suggesting you, please don't do that. It is for your own good if you work on this project report on your own. मैंने कहा ना, आपसे बहुत ज्यादा दक्षता की उम्मीद हम नहीं कर रहे हैं कि आप बिल्कुल परफेक्ट, आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं, आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, एक छोटा सा काइंड ऑफ रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, एक PhD के लिए रिसर्च आप नहीं कर रहे हैं, तो कुछ भी करिए, जैसा भी करिए, आप खुद करिए उसमें। ठीक है, और कोई जरूरी नहीं कि आप 100 पेज का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए। अगर वर्दी है, अगर आपने ये सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए 30, 40, 45, 50 इतने पेजेस के भी बनाए हैं, बिलीव मी, इट विल बी एक्सेप्टेड। Quality is important, number of pages are not important. Okay,
फिर आपका आता है अगेन प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रिपरेशन। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको पता ही है। अब जो इम्पोर्टेंट है, अब इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप जो यूज करेंगे, जो लैंग्वेज यूज करेंगे, वो क्या था, अभी फ्यूचर टेंस था, आप ऐसा करेंगे। लेकिन उसी से कई बार स्टूडेंट्स कॉपी पेस्ट करते हैं और विल शैल इधर भी चला आता है। नो, नाउ यू हैव ऑलरेडी कंडक्टेड दिस स्मॉल सर्वे, रिसर्च, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट, आपने ऑलरेडी कंडक्ट कर लिया, और कंडक्ट करने के बाद आप उसको रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, तो लैंग्वेज क्या होगी, इट हैज बीन फाउंड आउट। ठीक है, लिया, जब ऑब्जेक्टिव्स लिख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस रिसर्च आर एज फॉलोज। आप आर कर रहे हैं, वहां लिटरेचर रिव्यू में, सॉरी सिनॉप्सिस में क्या कर रहे थे, विल भी कर रहे थे, यहां कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आर कर रहे हैं। ठीक है, तो यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस। तो यहाँ पे जो भी आप करेंगे वो आप फ्यूचर टेंस में नहीं करेंगे, क्या किया गया है। ऑलराइट, दिस हैज बीन डन। ओके, उस पर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी की डिटेल्स आपके वैसे ही होंगे, जो आपने एक गाइडलाइन बनाई थी, ब्लूप्रिंट बनाई थी अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए, बस उसी का आपको इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे करना है। ऑब्जेक्टिव आपने लिख लिया, ठीक है, रैशनल आपने वहीं पे डिसाइड कर दिया था, यहाँ पे भी कर लिया। लिटरेचर रिव्यू आपको करना है। लिटरेचर रिव्यू में आपको बता दूं कि 2 तरीके के होते हैं, वो आप अपनी बुक में पढ़ेंगे भी, बस क्विकली मैं बता रही हूँ, सो दैट यू नो यू कैन जस्ट गेट द होल आइडिया ऑफ इट। कि एक आप जनरल लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं और एक आप स्पेसिफिक कर रहे हैं। आपने एंटायर से फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को देख लिया, उनके 4-5 आर्टिकल्स पढ़े, 10 आर्टिकल पढ़े, फिर आप देख रहे हैं कि उसमें भी से बस फॉर एग्जांपल आपने मेल की कॉस्मेटिक्स को देखा। ठीक है, कि मेल कौन कौन सी, अब मेल के लिए जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंडस्ट्री कैसे ट्रेंड कर रही है, कैसा वर्क कर रही है, तो वो आपका स्पेसिफिक हो गया। तो इस तरीके से आप थोड़ा जनरल करिए और फिर स्पेसिफिक करिए, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम से नैरो डाउन करते हुए आ रहे हैं छोटे से अपने इंक्विजिटिव प्रॉब्लम पे या क्वेश्चन पे, जिसका कि आप सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है। इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, उसमें फिर दिया हुआ है कि आपको क्या क्या लिखना है, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, ये गाइडलाइंस में दिए हुए हैं। सारा रिसर्च करने के बाद आपने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी अपनाई, आपने उसमें बताया था कि आप किस तरीके का डेटा यूज करेंगे, उसका नेचर ऑफ डेटा क्या होगा, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। और नेचर ऑफ डेटा आइडेंटिफाई करने के बाद उनका ट्रीटमेंट कैसा होगा उस डेटा का। ठीक है, क्योंकि अलग अलग नेचर के डेटा का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, तो उसका फिर आप ट्रीटमेंट करके व्हाटएवर रिजल्ट्स और व्हाटएवर स्टैटिस्टिकल inferences you can draw, you have to present it। आपने वो प्रेजेंट कर दिया और उन inferences के बेसिस पर आप कुछ recommendations देते हैं, कुछ suggestions देते हैं, और यहाँ पर आप implication लिखते हैं कि से फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनीज ने इन बातों का ध्यान रख लिया जो कि मेरे रिसर्च के पार्ट थे, तो इट मे एनहांस देयर प्रॉफिटेबिलिटी। इट मे, मैंने कहा ना हमारे कॉमर्स में 2 + 2 इज नॉट ऑलवेज 4। ठीक है, हमारे यहाँ सिनर्जी इफेक्ट होता है, हमारे यहाँ लो फिल्म इफेक्ट होता है, यानी कि 2 + 2 में भी मोर देन 4 और 2 + 2 में भी लेस देन 4। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये करने से ये होगा ही, इट मे इफेक्ट, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है ना। बहुत सारी चीजों आपने जब तक रिसर्च फाइंड आउट किया था तब तक बहुत सारे डायनेमिक ही चेंज हो गया। ठीक है, दैट इज व्हाई यू यूज दीज काइंड्स ऑफ टर्म्स। सो और ये फिर पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब आप बना लेते हैं, उसमें अपना जो सिनॉप्सिस अप्रूव्ड है उसको भी अटैच करिए, और अटैच करने के बाद देन यू सेंड इट टू वेयर, सेंड इट टू द प्रोजेक्ट सेक्शन ऑफ स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन, इग्नू हेडक्वार्टर्स, न्यू दिल्ली। ऑलराइट, तो आई होप आई एम क्लियर what is to be done in MCOP 003। अभी तक सबको क्लियर हो गया? स्टूडेंट्स के लिए बात कर रही हूँ क्योंकि बाकी लोगों को तो पता ही है कि इसमें कैसे करना है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लियर हुआ बच्चों? Yes, ma'am. I just wanted to ask one thing, if you don't mind. Please. Ma'am, actually, I'm in the middle of the school. I'm already working out there, so can't talk. Actually, ma'am, I just wanted to know, like, what is the last date of submitting the assignments? See, there is no last. There is a lot of confusion about this. There is no last date. It is just that you have to submit it before the 4th semester of the program. And again, the advisable date would be जो आपका एग्जाम का डेट है लास्ट सेमेस्टर का, उसके 2 महीना पहले सबमिट कर दो, क्योंकि वो अब इवैल्यूएट होगा फिर उसके बाद। फर्स्ट ईयर है। पार्डन? तो मैम जैसे अभी एग्जाम्स हमारे जून में होंगे ना? हाँ। तो मैम क्या हम लोग मई तक सबमिट कर सकते हैं? मई तक? हाँ, बिल्कुल सबमिट कर सकते हैं।
आप तो इसके बाद भी सबमिट कर सकते हैं, आपके जून के एग्जाम के बाद भी सबमिट कर दीजिए। बस वो रूल यही है कि जो मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम है उसके 4 महीने पहले तक या 6 महीने पहले तक सबमिट कर दीजिए। मैं क्यों पहले बता रही हूँ, क्योंकि इवेल्युएट होकर के और फिर उसका मार्क्स अपलोड होने में जो भी टाइम लगता है उन सबको ध्यान में रखते हुए मैं कह रही हूँ कि मिनिमम 3 मंथ्स प्रायर टू योर दी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी जो पीरियड होती है, जो मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम है, उसके 3 महीने पहले तक भी आप इसको सबमिट कर दीजिए। दैट इज नॉट एन इशू। And ma'am, one thing more, like Yeah. we will be having only 2 exams. That will be the first year and the second year, right, Yeah, ma'am? yeah, that is true. तो That is मैम मेरा हमारा जैसे एग्जाम जून में हो जाएगा एमकॉम का, हाँ, बिकॉज मैंने जनवरी साइकिल में किया था, तो Okay. दिसंबर में नहीं होगा, राइट? नहीं एग्जाम्स तो हमेशा होंगे बेटे। पहला एग्जाम आप दे पाएंगे जब आप 1 ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तो हर टर्म एंड एग्जाम में आप अपियर कर सकते हैं, डिपेंडिंग नहीं अपॉन। मैम, गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है। हाँ जी बेटे, जस्ट मैम 1 मिनट। या प्लीज। मैम आई जस्ट वांटेड टू नो कि मैम एमकॉम में 4 सेमेस्टर्स होंगे या 2 सेमेस्टर, मतलब लाइक मेरी जनवरी साइकिल है तो मुझे एग्जाम कब देना है, जून में या दिसंबर में मैम? आप जनवरी में पहली बार वो लिए हो? यस मैम, एडमिशन। हाँ, तो एग्जाम जो होते हैं ना वो दोनों सेमेस्टर्स के एक साथ होते हैं, ठीक है? तो आप दिसंबर में देंगे। होगा, हाँ, तो आप फर्स्ट ईयर के एंड में देंगे एग्जाम, तो दिसंबर में होगा ना मैम? दिसंबर में देंगे। हाँ जी मैम, मैम इफ अगर आगे रेफरेंस होगा तो मैं आपको मेल के थ्रू रिवर्ट कर सकती हूँ या? बिल्कुल आप मेल करिए, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। क्योंकि कुछ अभी हमारा रिवैम्पिंग चल रहा है, इग्नू हेडक्वार्टर पे फोन्स आर नॉट वर्किंग, तो आप मेल करिए, मेल का रिस्पांस आपको मिल जाएगा अगर कुछ आपकी क्वेरीज है तो। मैम आई वांट टू आस्क, उसमें एग्जामिनेशन फॉर्म भरने को आ रहा था ना, इसीलिए मैं पूछ रही थी मैम। अच्छा ठीक है। हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? Yes, ma'am. Ma'am, confusion has arisen. Like this girl has said that we have to give the examination only once in a year. So I just wanted to clarify because I read and I found that from this particular year, the MCOM examination has been revised, and now we Yeah. have to give the examination semester wise, first in June and then in December. So. As someone asked right now to use, and you See, said that we have to give the examination, see, and it was our choice. I understand your problem also. The initial story was that we wanted to conduct it semester wise, but some logistical problems happened, so it was suggested that we conduct the term and examination once a year. I mean, for both the semester of the year it has to be conducted together, so that was changed. अगर फिर से ऐसा कुछ change आया है कि semester wise है, I'm sorry, I'm not aware about it. I'll just get back to the student evaluation division और उस पर जो भी क्लैरिटी होगी लेके मैं आपको फिर उस पर रिवर्ट करूंगी, या मैं आरसी को बताऊंगी, आप वहां से वो उसको स्टूडेंट्स को बता सकते हैं, ठीक है? And one more thing, ma'am. Like we have received this assignments for the first semester. So the guidelines, like which you have been like giving us about the synopsis and research, was not about this one. Like we have to submit this before our exams, like the first semester assignments, right? Yes, before that is the last date, यानी कि एग्जामिनेशन के before examination you have to submit, but any time during that you can submit. ऐसा नहीं कि उसी डेट पे करना है, any time during that. The only condition is, the precondition is, before taking up your examination you must submit your assignments. Okay? Okay, ma'am. Yeah. Excuse me, ma'am. Yes. I had a question. I wanted to know that we have to find answers from the books itself that you have provided already Answers of what? for assignments. Yes, you can use the book. If you have read some other book, you can read that also, write that also. The only thing is, please don't copy and paste. In today's world, there is no dearth of information. You can read our books, you can go to internet, you can see various things. Please don't copy and paste. नॉलेज तो आप जितनी ले ले, जहां से ले ले, ऑथेंटिक अगर है तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसका रिप्रोडक्शन एज इट इज नहीं होना चाहिए. दैट इज द होल एसेंस. ओके, All right, ma'am. Thank you. एनीथिंग एल्स?
मैम मुझे ये पूछना था कि मैम सिनॉप्सिस और रिपोर्ट को हम लोगों को दिल्ली हेडक्वार्टर्स में भेजना है, तो मैम बाय मेल ऑफिस नहीं भेजना बेटा, है या फिर से फिर एक मिनट अगेन, were you attending this meet, Google Meet? Were you attending this from the beginning? From the very beginning I am telling you कि सिनॉप्सिस आरसी पे भेजना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो फाइनल है दैट हैज टू बी सेंट टू एसईडी प्रोजेक्ट सेक्शन इग्नू हेडक्वार्टर। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन आप समझिए, ये गाइडलाइन में लिखा भी है, और सिनॉप्सिस के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं ये भी उस सिनॉप्सिस में दिया गया है, और उस डॉक्यूमेंट का प्रारूप भी, फॉर्मेट भी दिया गया है। आप वहीं से उसको डाउनलोड करिए और उसको लगाइए उसके साथ। ओके मैम ये मतलब पोस्ट से भेजना होगा मैम हेडक्वार्टर्स? हाँ, बाय बाय पोस्ट पोस्ट भेज भेजना सकते होगा? हैं, बाय पोस्ट भेज सकते हैं, अगर आप यहाँ पे हैं दिल्ली में बाय हैंड भी जमा कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। ओके ओके मैम, थैंक यू। बोल सकते हैं। मैम हम लोगों का स्टडी सेंटर बहुत दूर पड़ता है, जैसे हम सिद्धार्थ नगर से बोल रहे हैं, जी बेटे, तो क्या यहाँ नजदीक स्टडी सेंटर नहीं हो सकता है? बहुत लोग इग्नू से इच्छुक वो इच्छुक मेरे हैं। हाथ में नहीं है, वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन ऐसी समस्याओं के लिए मैं तो भी आपको कोई जवाब नहीं दे सकती बेटा। ठीक है, ये तो पॉलिसी इश्यूज है, मैं तो आपकी टीचर हूँ, आपके कंसर्न विषय में कोई प्रॉब्लम है उसमें मैं आपको जवाब दे सकती हूँ, लेकिन नया स्टडी सेंटर खोलना हमारे हाथ में नहीं है। वो तो रिक्वेस्ट आएगी, और अगर वो फॉर्मेलिटीज पूरी होती हैं तो फिर हम वहाँ पे उसको अप्रूवल दे देते हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम। मैंने एडमिशन 2025 में लिया है, तो मेरे एग्जाम्स का जो सिस्टम होगा लाइक वो जून में ही होगा कि हम लोगों को दिसंबर में देना होगा? बेटा इस पे तुमने पहले भी बात कर ली थी, अभी तक जो अपडेट था, अभी कोई और बच्चा कह रहा है कि नया अपडेट आ गया सेमेस्टर वाइज, तो दैट आई हैव टू चेक, बट अदरवाइज अभी तक यही था, जो अगेन लॉजिस्टिक इशू की वजह से किया गया था कि दोनों सेमेस्टर एग्जाम जो होगा वो एनुअल कंडक्ट होगा। एंड मैम एज यू सेड बिफोर कि ये थर्ड सेमेस्टर से प्रोजेक्ट हमें स्टार्ट करना चाहिए, तो मैम लाइक हमारा जो एडमिशन 2025 का है अभी जनवरी का ही, तो हम लोगों को कब से शुरू करना चाहिए प्रोजेक्ट? आपका थर्ड सेमेस्टर फॉल करेगा नेक्स्ट ईयर जनवरी में, तो ये तो आइडियल सिचुएशन, बट अदरवाइज यू कैन स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम राइट नाउ। आप जैसे अभी आप सब्जेक्ट्स पढ़ते जाओगे ना, आपने ग्रेजुएशन भी किया, बीकॉम किया आपने? यस मैम। तो अगर आपने बीकॉम किया है तो आपके कुछ तो थॉट होगा ना कि आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट होगा, या आप कुछ न्यूज़ सुनते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो व्हाई नॉट स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम द डे वन, और फिर आप उसको एक शेप देना शुरू कर दीजिए थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स। थर्ड सेमेस्टर का मैंने सजेशन इसलिए दिया था कि तब तक आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का भी थोड़ा ज्ञान हो जाएगा, उस सेमेस्टर में आप पढ़ रहे होते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी, और आप उसको उस तरीके से मतलब उससे गाइडेंस लेते हुए इस कोर्स से लिख सकते हैं आप अपना सिनॉप्सिस। ठीक है। एंड मैम व्हाट अबाउट असाइनमेंट ऑफ द सेमेस्टर्स? असाइनमेंट इज नथिंग न्यू बेटा, इट्स बीन देयर सिंस एजेस। आप असाइनमेंट्स को जो भी दिया हुआ है उसको डाउनलोड करिए, उसको लिखिए और सबमिट कर दीजिए अपने स्टडी सेंटर्स पे। मैम एज आई नो नथिंग अबाउट दिस सिस्टम, बट आई वांट टू नो कि हाउ वुड यू नो? हाँ, हाउ वुड यू नो? आपका नाम रिचा है ना? रिचा? यस मैम। तो रिचा, आपको सिस्टम के बारे में कैसे पता? ये आपकी अपनी यूनिवर्सिटी, डू यू अंडरस्टैंड दिस? प्लीज ओन दिस यूनिवर्सिटी, ये आपकी अपनी यूनिवर्सिटी, उसके बारे में जानिए। नहीं होता है तो पूछिए, पहले पढ़िए, एज मच एज पॉसिबल प्लीज रीड। प्रोग्राम गाइड दिया हुआ है आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है, आप उस पर जाइए, पढ़िए, फिर भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो कांटेक्ट करिए। इतने सारे कांटेक्ट पॉइंट्स आपके लिए बनाए गए हैं, आप उन सब पॉइंट्स पे कांटेक्ट करिए। मैम वेयर वी गेट ऑफिशियल ग्रुप ऑफ दिस कॉलेज? ऑफिशियल ग्रुप ऑफ दिस कॉलेज मींस? मैम लाइक कुछ भी अगर लाइक पता करना होगा तो हम लोग कहाँ से पता करेंगे? आपको स्टडी सेंटर अलॉट किया गया होगा ना? अच्छा मैम, स्टडी सेंटर पर हाँ, तो आपका पहला कांटेक्ट पॉइंट तो वही है। ओके ठीक है। ओके मैम। हाँ, Hello. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। Ma'am, my name is Arvind. I'm from Jhansi. I want to ask a few questions. That, ma'am, Yes, if we have mentioned some technique or research methodology and medium of method of collecting data in synopsis, and now while preparing the final dissertation, I found that I am not able to collect proper data or anything
that if I want to change I want to change some method, or I want a little variation from those mentioned in the synopsis. So it is possible, or we need to follow? possible. It is possible. You just have to mention it there. आपको लिखना है ये कि while conducting the research, or maybe while doing the extensive literature review, the researcher has identified that this is the way it should proceed. So that is why we are changing. Yeah, the researcher has changed it. Okay. Okay. Yes. So I have to mention in the yeah. You just have to mention. See, in this kind of projects, whatever you are doing, it should be spelled out properly in your report. As long as it is written, it is okay. Not a problem. Okay. Thank you, ma'am. Welcome. हेलो। हाँ जी। हमारी बहू BA2 कर रही 2781 सेंटर नंबर है एमएल के पीजी कॉलेज बलरामपुर से। क्या कर रही हैं? BA सेकंड ईयर है आपकी। BA के लिए माफ कीजिएगा, ये जो प्लेटफॉर्म है वो BA के स्टूडेंट्स के लिए अभी नहीं है, उसकी जानकारी भी मुझे बहुत ज्यादा नहीं होगी। अच्छा नहीं, प्रोग्राम के लिए है। हाँ जी। मैम एक चीज पूछना था, सेकंड ईयर की 2 बुक केवल आई है। किसकी बात कर रहे हैं आप? BA की MA की, M.Com की? BA सेकंड ईयर। BA की प्लीज मैं इसमें नहीं आपकी कुछ मदद कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास जानकारी नहीं है, तो मैं आपको गलत क्यों बताऊंगी, है ना। थैंक यू मैडम। ओके। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी दीक्षा। एक्चुअली मैम मैंने एडमिशन लिया था जुलाई 2022 में। हाँ। जो कि मेरा लास्ट एग्जाम अभी 2024 दिसंबर में मैंने दिया था। हाँ। तो मेरा एग्जाम मतलब M.Com फिनिश हो गया है। हाँ। तो प्रोजेक्ट का लास्ट डेट क्या कुछ है, क्या मेंशन है? लास्ट डेट बेटा मैं आपको फिर से बता दूं, आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम के 3 महीने पहले तक अपना प्रोजेक्ट आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम ड्यूरेशन इज 5 इयर्स। हाँ 5 इयर्स है। आप गाइडलाइन एक बार पढ़ लीजिए। 5 इयर्स है तो 5 इयर्स के पहले 3-4 महीने पहले तक आप उसको सबमिट कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल टुवर्ड्स एंड करेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि इट इज अ प्रोसेस। ओके। और मैम ये सिनॉप्सिस अगर मैं अप्रूव करवाती हूँ तो वो कितने दिन में अप्रूव हो जाएगा? यूजुअली गाइडलाइन है 15 से 20 दिन में हो जाता है, बट यू जस्ट कैन आस्क सेवरल टाइम्स कि कब तक हो रहा है। आप देने के बाद 15 से 20 दिन के बाद अगर आपकी सिनॉप्सिस अप्रूवल नहीं आती है तो आप बात करिए अपने स्टडी सेंटर पे। ओके। एंड विदाउट दिस मतलब MCO 0P इज मतलब मैंडेटरी वी हैव टू डू this project. It is one of the courses. Without it, you won't be able to successfully complete the program. Okay, ma'am. Thank you. रीना जी, ये actually मेरा एक और सेशन भी है जिसमें I am flying today to some place. So if अगर कोई बहुत important question है तो we can take it up, or else maybe we can wind up if you. नहीं हम लोग मैडम जो है वो क्वेश्चन हम लोग टेकअप कर लेंगे। आपकी व्यस्तता का हम लोगों को अंदाजा है, क्योंकि नहीं सर आज एक्चुअली एक सेशन के लिए मुझे मैडम नहीं हम लोग समझ सकते हैं। एक सेकंड, अभी पहले हम लोग बाद में ले लेंगे भाई क्वेश्चन, आप वेट करिए। नहीं आप मैडम आई, आपने, मैं भी दूसरे कंप्यूटर से सुन रहा था, इतना डिटेल में इंफॉर्मेशन दी, और अभी तो अप्रैल चली मई आने वाला है, तो हम लोग रीना जी एक बार जुलाई अगस्त में मैडम को फिर से बुलाएंगे, तो उसमें हमारे और भी नए स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। जी सर जी। हाँ तो अच्छा रहेगा जो है। और अभी जिनका प्रश्न है वो स्टे करें। आप रीना जी फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स तो मैडम को दीजिए ही सर। अपना ऑर्गेनाइजेशन आपने बुलाया, मैं ही आपको थैंक्स देती हूँ। नहीं वोट ऑफ थैंक्स 1 मिनट, उसके बाद फिर हम लोग आप लॉग आउट करिएगा, हम स्टूडेंट को मिल लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी बहुत धन्यवाद मैम कि आपने अपने व्यस्तम समय में से इस समय हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे कोऑर्डिनेटर्स को हमें दिया। वो साथ ही आपने सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट को कैसे विद्यार्थियों को तैयार करना है, विद्यार्थियों के आपने प्रश्नों के उत्तर भी दी, जिससे कि हमारे विद्यार्थी अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म पर अभी बने रहेंगे, जिनके प्रश्न हैं निश्चित रूप से उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। ठीक है मैडम, थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार, सारे स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर्स को भी नमस्कार, एंड स्टूडेंट्स प्लीज कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम। अब अगर किसी स्टूडेंट का कोई नया प्रश्न हो तो आप करिए, डॉक्टर रीना जवाब देंगे, मैं भी हूँ। सर हमारे विद्यार्थियों को एक्चुअली हमारे इस सेशन पे आज हमारे कुछ विद्यार्थी वो हैं जिन्होंने कि जनवरी 25 में एडमिशन लिया है,
इन विद्यार्थियों को मैं 2-3 प्रश्नों के उत्तर क्लियर कर दूं कि आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने होंगे 30 सितंबर 2025 तक। ये असाइनमेंट्स आपको अपने अध्ययन केंद्र पर सबमिट करने होंगे। ये असाइनमेंट्स आपके हैंड रिटन होने चाहिए। असाइनमेंट्स के क्वेश्चन पेपर आपको इग्नू की वेबसाइट पर जाकर वहां से आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करेंगे और उनके आंसर्स लिखेंगे। किसी विद्यार्थी ने पूछा था क्या इग्नू की किताबों से लिखना जरूरी है? इसके अलावा भी आप सजेस्टेड रीडिंग्स का हेल्प ले सकते हैं और बेहतर से बेहतर आप उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि असाइनमेंट का वेटेज 25 से 30% होता है। और एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का जहां तक सवाल है, आपको अपने एग्जामिनेशन फॉर्म सितंबर 2025 में भरना होगा, तभी आपकी परीक्षा ड्यू होगी। तो आप फर्स्ट ये सेमेस्टर बेस्ड आपका इसमें कोर्सेज का डिवीजन यानी पाठ्यक्रमों का विभाजन कोर्स वाइज है, लेकिन प्रोग्राम का एग्जामिनेशन आपका एनुअल बेसिस पर है। तो अभी आप ना घबराएं जिन विद्यार्थियों ने जनवरी 25 में एडमिशन लिया है। और आपको अपना रिसर्च वर्क यानी MCOP 001 के लिए जो आपका प्रोजेक्ट है जो कि मैंडेटरी है, उसमें आप सेकेंड ईयर से वर्क करना शुरू कर देंगे और वो लास्ट ईयर आपके 4th सेमेस्टर का यानी कि सेकेंड ईयर का आपका कोर्स है। तो इस तरह से हमारे विद्यार्थियों का, और अभी आपका इंडक्शन मीटिंग भी होगा जिन विद्यार्थियों का जनवरी 25 में एडमिशन हुआ है। लेकिन जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं जो 2022, 23, 24 के विद्यार्थी हैं, तो जो कि सेकेंड ईयर में हैं और ये 4th सेमेस्टर का कोर्स है MCOP 001, तो उन्हें अपना इस पर कार्य करना शुरू कर देना चाहिए। मैं पुनः आपके लिए दोहरा दूं नॉलेज के लिए कि आपको अपना सिनॉप्सिस अपने रीजनल सेंटर पर सबमिट करना होगा। जब सिनॉप्सिस का आपको अप्रूवल मिल जाएगा तो अप्रूव्ड सिनॉप्सिस की कॉपी अटैच करके आप फाइनल प्रोजेक्ट को टू द रजिस्ट्रार SED इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली के पते पर स्पीड पोस्ट से भेजेंगे। उसकी एक कॉपी अपने पास भी रखेंगे। साथ ही जो आपकी स्पीड पोस्ट का भी डिटेल होगा वो भी आप फर्दर अपने पास रखेंगे। और आपको पूरी जानकारी जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं निश्चित रूप से वो इग्नू की वेबसाइट पर जाकर अपने उनके असाइनमेंट के ग्रेड्स अपडेट हुए हैं या नहीं, उनके रिजल्ट्स अपने ग्रेड कार्ड पर जाकर देख सकते हैं। जहाँ तक किताबों का सवाल है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल का विषय है, तो सेल्फ लर्निंग मटेरियल आपका इग्नू का पूरा इग्नू के ई-ज्ञान कोश पर अपडेटेड रहता है। वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं जब तक कि आपको हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है। हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल उन्हीं विद्यार्थियों को मिलता है, हार्ड कॉपी में उन्हीं को मिलेगा जिन विद्यार्थियों को जिन्होंने हार्ड कॉपी का ऑप्शन दिया है। जिन विद्यार्थियों ने सॉफ्ट कॉपी का ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसे विद्यार्थियों को हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है। इसके साथ ही सजेस्टेड रीडिंग्स आप किसी लाइब्रेरी को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी बुक आपका ऑनलाइन अवेलेबल होती है टेक्स्ट बुक, उसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर आप अपना प्रेजेंटेशन करके बेहतर ग्रेड्स को प्राप्त कर सकते हैं। किसी विद्यार्थी का अब कोई प्रश्न है फिर भी इग्नू से संबंधित, तो निश्चित रूप से हम आपके प्रश्न को लेना चाहेंगे। हेलो मैम। हाँ बिल्कुल मैम, कि जैसे आपने बताया कि हम लोग को दिसंबर में एग्जाम देने, तो अभी तो जो मतलब जैसे हम लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उसमें दिखा रहा है कि क्या कहते हैं कि अप्रैल लास्ट डेट है तो सेमेस्टर 1 क्योंकि, बट अगर दिसंबर तक की सबमिट करना तो हम लोग वो लास्ट डेट आपके लिए नहीं है। वो लास्ट डेट एक्चुअली क्योंकि इग्नू वर्ष में 2 बार परीक्षाओं का आयोजन करता है। जी मैम। जून माह में और दिसंबर माह में। तो अभी जिन विद्यार्थियों ने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया था उन विद्यार्थियों के लिए असाइनमेंट करने की लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2025। जुलाई 24 में एडमिशन लिया था, पहले जुलाई 24 में उन्होंने फर्स्ट ईयर में लिया हो या सेकेंड ईयर में लिया हो, या इससे पुराने विद्यार्थी भी यदि किसी कारण अपने असाइनमेंट अभी तक जमा नहीं कर पाए हैं। कोई विद्यार्थी है जो कि 2022 का जिसका एडमिशन था या 23 का एडमिशन था, लेकिन अभी तक उसके कुछ असाइनमेंट्स यदि कंप्लीट नहीं है, तो उसके लिए भी मौका है कि वो 30 अप्रैल 2025 तक अपने स्टडी सेंटर पर अपने असाइनमेंट को सबमिट कर दें। तो आपके लिए जिन्होंने जनवरी 25 में एडमिशन लिया है, आपको अपने असाइनमेंट्स 30 सितंबर 2025 तक अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट करने होंगे। एक विद्यार्थी का प्रश्न था कि उसका बहुत दूर वो रहते हैं सिद्धार्थ नगर में और वो चाहते हैं कि, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है।
दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के इग्नू का विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर सकता है। आपको ये परेशान होने की भी जरूरत नहीं है कि आपका अध्ययन केंद्र बहुत दूर है। आप अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस को अटेंड कर सकते हैं जब भी इसके आयोजन किए जाते हैं। इग्नू की वेबसाइट पर काउंसलिंग शेड्यूल्स अपडेट करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने स्टडी सेंटर की एड्रेस पर अपने असाइनमेंट्स को स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजें और उस स्पीड पोस्ट का भी ट्रैकिंग एक बार करते रहें, तो कोई दिक्कत नहीं कि आप दूर रहते हैं। और आप अपने एग्जामिनेशन का जहाँ तक सवाल है, तो जो आपका नजदीकी इग्नू का अध्ययन केंद्र होगा, यदि वो एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है तो वहाँ आपके एग्जामिनेशन के लिए आप ऑप्ट कर लेंगे, वहाँ आपके एग्जाम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैम आई वांट टू आस्क वन थिंग, अगर हम लोगों को जनवरी 2025 में हमने भी एडमिशन लिया है, तो मैम हम अपने पूरा सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के असाइनमेंट साथ में सितंबर 2025 में सबमिट करेंगे? डेफिनेटली फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर को मिला के 1 ईयर होता है। 2 सेमेस्टर इज इक्वल टू 1 ईयर, यानी फर्स्ट ईयर। एमकॉम फर्स्ट ईयर का मतलब है कि एमकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर मिला के फर्स्ट ईयर होगा। और वो सारे असाइनमेंट्स आप लिखकर 30 सितंबर 2025 तक सबमिट कर सकते हैं। मैम जैसे कि अभी एक स्टूडेंट कह रही थी कि हमारे साइट पे ये चीज़ दिख रही है, तो इसमें मैम अब हमारा एग्ज़ाम फॉर्म भी आया हुआ था और मैम हम फिल ही करने वाले थे उसको कल भी, लेकिन हमने सोचा पहले ये सेशन पूरा मतलब अटेंड कर लें, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो मैम वो जो एग्ज़ाम तो जनवरी में जिनका एडमिशन अभी हुआ है, अभी आपका इंडक्शन मीटिंग भी नहीं हुआ है, अभी आपका इंडक्शन मीटिंग भी नहीं हुआ है, तो अभी आपका इंडक्शन मीटिंग भी इग्नू रीजनल सेंटर लखनऊ के द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो आप उस इंडक्शन मीटिंग को ज्वाइन करेंगे, वहाँ आपको सारी इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के द्वारा इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर दी जाएगी, तो निश्चित रूप से आप उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपके सारा जो भी आपका क्वारीज है वहाँ भी रिजॉल्व हो जाएगा। ओके मैम। अभी आप इग्नू की वेबसाइट को चेक करते रहें टाइमली, उसे विजिट करें, और उसके साथ ही इग्नू रीजनल सेंटर लखनऊ के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इग्नू आरसी लखनऊ के नाम से हैं। तो इग्नू आरसी लखनऊ के सारे आप फेसबुक अकाउंट, एक्स अकाउंट, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे कि जैसे कि आज की मीटिंग की रिकॉर्डिंग होगी वो भी वहाँ अवेलेबल होगी। तो इस प्रकार से आप इन सबसे बेनिफिटेड हो सकते हैं, लेकिन पहले आप उसे सब्सक्राइब कर लेंगे। अब मैं अधिक समय ना लेते हुए फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे साथ यहाँ प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर पर्वत सिंह सर है, पर्वत सिंह सर को इन्वाइट करती हूँ। सब औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए आप इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अनिल मिश्रा सर का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ आज के कार्यक्रम के कन्वीनर और बहुत ही सफल संचालन कर रहे हैं डॉक्टर रीना मैम। दरअसल मैं ये सोच रहा था पिछले एक सप्ताह से, जिस तरह से इग्नू क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ लगातार बच्चों के हित में कदम उठा रहा है, बहुत ही विद्वान एक्सपर्ट्स को बुला करके डिफरेंट प्रोग्राम में, मुझे लगता है कि यह सिलसिला शायद भारत के किसी अन्य क्षेत्रीय केंद्र में कभी उठाया गया होगा। इसके बाद जो वास्तव में रिजल्ट्स निकल करके आ रहे हैं, बच्चों का जो फीडबैक आ रहा है, मुझे लगता है कि वो एग्जाम के दौरान भी दिखेगा। और अभी जो बहुत सारे फोन समय समय पर आते थे, ये समस्या वो समस्या, मुझे लगता है बहुत सीमा तक इस पर निदान हुआ है। क्योंकि मैं प्लेटफॉर्म पर कह देता हूँ, ऐसे कुछ चीजें नहीं कहनी चाहिए। कभी बहुत सारे सेंटर के स्टूडेंट का फोन आता है और घर में भी आता है, रात में कहो 10 बज जाए तो हमारे घर में कभी कभी कह दिया जाता है कि आपने क्या पूरा उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट का टेंडर ले रखा है। तो मैं कहता हूं दरअसल मैं टीचर हूं, इसलिए मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि स्टूडेंट जिस टाइम पर समस्याग्रस्त है हम उसको गुहारे, यही शिक्षक का दायित्व है। और आज उस दायित्व का बखूबी निर्वहन इग्नू क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ के द्वारा डिफरेंट कोर्स के एक्सपर्ट को बुला करके बच्चों की समस्या का सलूशन किया जा रहा है।
इसलिए मैं तो ये कहता हूं आभार में भी आभार अगर प्रकट किया जाए तो भी कम ही होगा। कल जैसा आप पूरे दिन व्यस्त रहे, मैं तो जान ही रहा था कि कितना लंबा कार्यक्रम था, और उसके बाद आज आपने फिर से समय निकाला, वेबिनार के माध्यम से बच्चों को जोड़ा, और एक्सपर्ट मैडम को मैं एक एक शब्द को सुना, जिस तरह से उन्होंने सिनॉप्सिस को लेकर के, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लेकर के, रिसर्च मेथोडोलॉजी को लेकर के या कंडक्ट को लेकर के डिटेल में चर्चा की। मुझे लगता है कि शायद किसी स्टूडेंट के सामने कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए यदि वो ध्यान से सुन रहा है। बड़ी समस्या ये है कि स्टूडेंट ध्यान से सुनते कम है। अब इसके लिए तो स्टूडेंट स्वयं जिम्मेदार होता है। पता ये चलता है कि समस्या कुछ है और वो किसी और का निदान चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि सारी चीजों का एक साथ नहीं मिल पाता है। उसको ध्यान से सुनना चाहिए। अगर ध्यान से सुनता है तो बगैर क्वेश्चन किए भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकल आता है, यदि हम ध्यान से सुन रहे हैं। खैर, ये परंपरा आगे भी जारी रहेगी। इसके लिए मैं इग्नू क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ सहित समस्त अध्ययन केंद्र के समन्वयक को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि वो समय समय पर अपने विद्यार्थियों को प्रेरित भी करें कि इस तरह के कार्यक्रम हो तो उससे वो जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, छोटी सी, हालांकि हम व्यक्तिगत फोन पे पूछ लेंगे। थैंक यू मैम। नहीं आप बात करिए ना सर, ऐसा अगर कोई नहीं है तो कह रहे पर्वत सर, अगर ऐसी कोई बात है एग्जाम से रिलेटेड एक बच्चे का थोड़ा सा इशू था एग्जाम से रिलेटेड। उसने जिस पेपर का परीक्षा दिया हुआ है वो पेपर तो ओपन हो रहा है एग्जाम फॉर्म फिल करने में, लेकिन जिसका पेपर उसका पेंडिंग है वो पेपर ओपन नहीं हो रहा है। तो मैंने मेल भी कराया था हेडक्वार्टर, लेकिन मुझे लगता है वहां से आज तक कोई रिस्पांस नहीं आया। लगभग 1 सप्ताह हो गया। नहीं तो आप मेल हमें फॉरवर्ड करिए और मैं अभी सुनिए, और उस मेल को आप व्हाट्सएप पे लेके हमें भेजिए। ठीक सर, ठीक सर। हाँ, थैंक यू। रीना जी, गौतम कुमार प्रश्न करना चाह रहे हैं, उसके बाद हमें लग रहा है इसको क्लोज करिए। गौतम जी बोलिए। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, मैं ओएल का स्टूडेंट हूँ, तो क्या हमें भी मतलब फिजिकल कॉपी वहाँ सबमिट करनी होगी कि ऑनलाइन ही अपलोड होगी? जो नहीं, आप भी फिजिकल कॉपी सबमिट कर देंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा, क्योंकि इवेलुएटर हमारे ऑनलाइन उस प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हुए हैं, तो बेहतर होगा कि मैं आपको इस प्रोग्राम को स्मूथली कंप्लीट करने के लिए ये एडवाइस करूंगी कि आप अपने असाइनमेंट्स भी अपने अध्ययन के 2700 पर हार्ड कॉपी में सबमिट कर दें। भले ही आप LMS पोर्टल पर अपलोड कर दें, लेकिन हार्ड कॉपी में यहाँ अवश्य सबमिट कर दें, और सिनॉप्सिस भी आप हार्ड कॉपी में सबमिट करेंगे। और अपने प्रोजेक्ट को भी अप्रूव्ड सिनॉप्सिस के साथ में हार्ड कॉपी में टू द रजिस्ट्रार इग्नू मैदानगढ़ी नई दिल्ली पर आप प्रेषित करेंगे। ओके। अच्छा मैम, एक चीज और मैं जानना चाहता था, फर्स्ट ईयर में मेरा एक पेपर क्लियर नहीं हुआ था, तो उसके लिए फिर से री एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा ना तब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उसका वो मतलब असाइनमेंट जो सबमिट हुआ था वो तो क्लियर है, तो असाइनमेंट फिर से? असाइनमेंट में जब पास हो जाता है कोई भी विद्यार्थी, उसको रीसबमिट करने की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ थ्योरी पेपर बनेगा आपका? हाँ, थ्योरी का पेपर आपका पास नहीं हुआ है तो आप उसे निश्चित रूप से दोबारा उस पेपर को फिल करेंगे, उसे पास करेंगे। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है रीना जी, अब प्रोग्राम को हमें लग रहा क्लोज करिए। मैं यही प्रोग्राम की समाप्ति की सीनियर रीजनल डायरेक्टर सर की अनुमति के अनुसार इस प्रोग्राम को हम यही क्लोज करते हैं। पुनः उपस्थित होंगे, नए मुद्दों को लेकर आपके साथ चर्चा करेंगे। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर। प्रणाम। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। पांडे जी तो इनके खास है ना।